हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में, बहुत बढ़िया भाई। फिजिक्स पढ़ोगे और ज़्यादा मौज में रहोगे। तो जवानों, जैसा आपको मैंने बताया था, सुबह शाम दोनों टाइम नोट्स पढ़ने हैं। यदि आप नोट्स पढ़ते चलेंगे तो बिलीव मी, बहुत 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 अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं आप। तो मेरे प्यारे जवानों, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टीज की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और चार्ज की प्रॉपर्टीज में हम लोग पहुंच चुके हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझाने से पहले देखो भाई, स्टार लगा दिया मैंने, आप अपनी नोट में स्टार लगा लीजिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इससे पहले मैं आपको वर्ड क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है ये हम समझते हैं। प्यारे जवानों, दुनिया की कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कोई भी कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज को नहीं ले सकती, मेरी बात समझना भाई, जो कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज पॉसिबल नहीं हो सकती है, तो उनके लिए मतलब जो एक डिस्क्रीट वैल्यूज को ले पाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे फैमिली मेंबर्स की संख्या, फैमिली मेंबर्स कितने होंगे, हमारे फैमिली में कितने मेंबर्स होंगे, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, इस तरीके से चलेगा। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि फैमिली मेंबर हो जाए 2.5, मतलब 2 और 2 के बाद सीधा 3 आएगा, 3 के बाद फिर अगली वैल्यू 4 आएगी, फिर 5 आएगी, इस तरीके से वैल्यूज आएंगी। इन बिटवीन वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, याद रखो। ऐसी चीजें जो कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज कैरी नहीं कर सकती, उनके लिए हम कहते हैं कि साहब ये क्वांटाइज्ड है। ये कैसी है? क्वांटाइज्ड है, मतलब ये कुछ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज को ही रिपीट कर सकती है, हर तरह की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जैसे हर तरह की वैल्यू कहां पॉसिबल हो सकती है? फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं यदि एक वर्ड यूज करूं कि भाई आपका मास, डिफरेंट किसी भी ऑब्जेक्ट के मास की बात करें तो किसी का मास 1 हो सकता है। अब जरूरी नहीं किसी का मास 1 है तो दूसरे ऑब्जेक्ट का 2 ही होगा, ऐसा नहीं है। 1 और 2 के बीच वाली वैल्यूज भी पॉसिबल है मास की। किसी का मास 1.1 केजी भी हो सकता है, किसी का 1.135 केजी भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यूज पॉसिबल है। इसका मतलब मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हर तरह की, इट कैन टेक कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज, लेकिन यहां पर जो हमने देखा फैमिली मेंबर्स का जो संख्या है, जो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स है, इट कैन नॉट बी in the fraction or in decimal, that means it cannot be क्या? कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकती। तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकती, इसका मतलब साहब ये कहेंगे कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ये कैसा है? क्वांटाइज्ड है। बस एक वर्ड यूज कर रखा है यार। इस वर्ड का इंग्लिश का मीनिंग क्या था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि इस चीज का मीनिंग ये होता है कि साहब ये हर तरह की वैल्यूज पॉसिबल नहीं होंगी, यहाँ पे ये कुछ सेट ऑफ वैल्यूज को कैरी कर पाएगा। तो भाई यहां पर चार्ज के लिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ध्यान से समझना। देखो, जो क्वांटाइजेशन के अंदर ये एक मिनिमम वैल्यू को ही रिपीट करेगा। जैसे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स है तो या तो 1 होंगे, या तो 2 होंगे, या तो 3 होंगे, तो 1 इज द मिनिमम वैल्यू। और इंक्रीमेंट जो होगा वो भी कम से कम 1 का ही होगा। 1 का इंक्रीमेंट होगा, या 2 का इंक्रीमेंट होगा, या 3 का होगा, या 5 का होगा। जैसे किसी भी बिल्डिंग के नंबर ऑफ फ्लोर्स, कितने फ्लोर होंगे? 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर। ऐसा नहीं होगा कि 3 फ्लोर के बाद 3.5 फ्लोर, नाउ इट इज 4 फ्लोर, नाउ इट इज 4.2 फ्लोर, नाउ इट इज 5th फ्लोर। ऐसा नहीं होता है, क्लियर है? तो ये कुछ एक ऐसी वैल्यूज हैं जो एक डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही है हमारे पास कि ये आई, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, बीच की वैल्यूज गायब है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो क्वांटिटी है, दिस इज क्वांटाइज्ड, दैट मींस इट कैन नॉट हैव ऑल टाइप ऑफ वैल्यूज बट इट हैव सम सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज, राइट। और जो मिनिमम वैल्यू जो यहां पे रिपीटिंग होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्वांटम। इट इज द क्वांटम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं भी आपको समझने की, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि क्वांटाइजेशन में मतलब क्या है, कोई चीज क्वांटाइज्ड है इसका क्या मतलब है। भाई कोई भी चीज क्वांटाइज्ड है उसका सिर्फ एक छोटा सा मतलब यह है कि वो भाई साहब कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज कैरी नहीं करेगी, वो सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज ही ले पाएगी, कुछ फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज को ही वो रख सकती है, उससे ज्यादा नहीं रख सकती। जैसे किसी बंदे की मुंडी कितनी होती है मतलब समझ रहे हो ना, फेस कितने है उसके, उसका सिर कितने है, भाई एक ही होगा एक बंदे का,
ऐसा नहीं होता कि मैंने आज 5 सिर वाला देखा, रावण वाली बातें मत करना कि जी रावण के तो 10 होते थे, वो समाना था, उसका उसका अलग मतलब है, क्या था क्या नहीं था, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे जवानों, क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है कि कोई भी किसी भी चीज़ की सभी वैल्यूज पॉसिबल नहीं होंगी, एक फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज पॉसिबल होंगी। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या मतलब है। यहां पर किस चीज़ की फिक्स वैल्यूज नहीं है, मतलब किस चीज़ की कोई कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं है, इसको थोड़ा समझते हैं। पहले जवानों, आप मुझे एक बात बताइए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज आएगा, ये एक बड़ी कॉमन सी बात है, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट गेट्स चार्ज, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज आएगा तो मुझे एक बात बता दो, क्या होगा? क्या वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज है? तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा? किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। क्या ये ऑब्जेक्ट जो था ये प्रोटॉन को लूज कर सकता है क्या? ना, नहीं कर सकता। क्या ये न्यूट्रॉन को लूज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता साहब। ये चीजें न्यूक्लियस के अंदर होती है। इस ऑब्जेक्ट के हर एक एटम से सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं निकल सकते। अब ध्यान से समझना, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो चार्ज आएगा, या वो इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन का आना या इलेक्ट्रॉन का जाना ये हमेशा इंटीजर नंबर में होगा। आपको मालूम है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मालूम था कि नहीं था? नहीं था तो कर लो भाई, काम की चीज है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है साहब? नेगेटिव, वो उसका नेचर शो करता है, मैग्नीट्यूड तो यही माना जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव तो नेचर के लिए होता है, तो इलेक्ट्रॉन बाई डिफॉल्ट नेगेटिव ले रखा हमने। ऐसे ही प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो हमने क्या ले रखा है? पॉजिटिव, लेकिन वैल्यू क्या ले रखी है? सेम इतनी ही वैल्यू है। क्लियर है? लेकिन मुद्दे की बात क्या है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज आएगा, मान लो मैं उसको लिख देता हूं Q से। ध्यान से समझना, मैं Q किसका नाम लिख रहा हूं? Q इज द चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना, मैं यहां पे लिख देता हूं Q इज द चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट। चार्ज किसके ऊपर है? ऑब्जेक्ट के ऊपर है। वो कितना माना है मैंने? Q माना है। अब मान लो यदि मैं ये कह देता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट ने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है, तो उस पे चार्ज कितना आएगा? चार्ज आएगा जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था, वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था ये, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1 गुना आएगा यदि उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो। मान लो उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो सीधी सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर जितना चार्ज था उतना आ जाएगा। यदि उसने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो इसका मतलब साहब इसकी जगह क्या आ जाएगा? 3 गुना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यदि उसने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो 4 गुना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। यदि उसने 50 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो कितने आ जाएगा? 50 गुना चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और माना कि उसने n इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इसका मतलब जनरल सेंस Q की वैल्यू कितनी आएगी? n इंटू ई, वेयर n क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। एंड व्हाट इज E? E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है n मस्ट बी इंटीजर। इट मस्ट बी इंटीजर। ये कैसा होना चाहिए? इंटीजर में होना चाहिए। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन। ये इन कैन नॉट बी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी डेसिमल। याद रखना इस बात को। प्यारे जवानों, ध्यान से समझना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऑब्जेक्ट 10 इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या? बिल्कुल ले सकता है। क्या कोई ऑब्जेक्ट 20 ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। अच्छा क्या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है? बिल्कुल छोड़ा था उसने। 2 भी छोड़ सकता है। 2.5 नहीं छोड़ सकता। 3 छोड़ सकता है। 3.5 नहीं छोड़ पाएगा। 4.5 नहीं छोड़ेगा। 5.5 नहीं छोड़ेगा, लेकिन 6.5, अरे 6.5 भी नहीं छोड़ेगा यार, लेकिन हाँ 7.5 नहीं छोड़ेगा। 8.5 नहीं छोड़ेगा, और 850 छोड़ेगा। 850 का मतलब समझते हो? 850। भावनाओं में नहीं बहना है। इट इज नॉट ए फ्रैक्शनल वैल्यू, इट इज एन इंटीजर वैल्यू। हम तो भावनाओं में बह गए। सच बताओ, बहे थे कि नहीं? बहे थे तो बताओ कमेंट में। हाँ सच्ची बताना है कि भावनाओं में बहे थे कि नहीं।
तो भाई साहब आपको क्या याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा, याद रखना बेटे, यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, वो ये है कि जो n है और q है इसमें वो कंफ्यूज कर जाते हैं। याद रखना n मस्ट बी इंटीजर, क्यों मे और मे नॉट बी इंटीजर, इसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है। मे और मे नॉट बी इंटीजर, इसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है। किसी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज कितना आएगा ये इंटीजर नहीं है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा किसी ने, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया किसी ने, तो उस पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 1 गुना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कितनी वैल्यू होती है भाई साहब, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है, ऑलरेडी फ्रैक्शन वैल्यू है ये। तो ध्यान रखना फ्रैक्शन में क्या चीज हो सकती है, क्यों, लेकिन फ्रैक्शन में क्या चीज नहीं हो सकती, दैट इज n, एंड दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसमें ये तो था समझाने के लिए, मैंने आपको बताया पहले। अब बात आती है कि साहब लिखेंगे क्या, नोट्स कैसे बनाएं। तो भाई साहब समझते चलना, पहले आप अच्छे से तसल्ली से समझना, अपने आप मैं सारी चीजें नोट भी कराते चलूंगा, घबराओ मत, ठीक है। तो आई थिंक पहले आपको ये तो समझ में आ गया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। हाँ, यहां पर एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि हम इसको जनरल सेंस में लिखना चाहें तो हम प्लस और माइनस लगा सकते हैं इसके सामने। प्लस कब आ जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जेक्ट विल गेट द पॉजिटिव चार्ज, एंड इफ ऑब्जेक्ट गेन द इलेक्ट्रॉन्स देन इट विल गेट नेगेटिव चार्ज। तो कई बार कई जगहों पर आप ये भी देखोगे कि लिखा मिलेगा Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। जो प्लस और माइनस है इट शोज जस्ट द नेचर, वो हम आसानी से पुट कर सकते हैं, बट द होल ब्यूटी ऑफ दिस इज n मस्ट बी इंटीजर, n इंटीजर होना चाहिए, ये इसकी खूबसूरती है, इसमें आप गलती ना करें। क्लियर है। तो प्यारे जवानों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अब आप लिखेंगे कैसे, ये तो है इसका मैथमेटिकल, लेकिन आपको शायद समझ में तो आ गई होगी मेरी बातें। तो मैं इस वाली बात को अभी मिटा रहा हूं, अभी जो लिखना है अब मैं वो बोल रहा हूं। क्लियर है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, ये वाली लाइन भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इट स्टेट्स दैट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नीचे इट स्टेट्स दैट द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, अच्छा जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो, आप इसकी जगह एटम ले सकते हो, कोई मॉलिक्यूल ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चार्ज ऑन एन एनी ऑब्जेक्ट और एटम और मॉलिक्यूल विल ऑलवेज बी इक्वल टू, will always be equal to integral times the charge on इलेक्ट्रॉन। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने लिखा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा और आपको लगेगी जी थोड़ा इंटरेस्टिंग और बनाना है हमें, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, इट स्टेट्स दैट द ऑब्जेक्ट एटम और मॉलिक्यूल विल ऑलवेज, इट स्टेट्स दैट द चार्ज ऑन एनी दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है उसका आप मल्टीपल लिख सकते हो। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए मीजोन थ्योरी आ चुकी है, वो कहती है कि साहब इलेक्ट्रॉन भी फर्दर पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन टिल नाउ हमारे लिए जो स्टेबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो स्टेबल भी है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो पहले जानो हम उस सेंस में इतना ही लिखेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या लिखेंगे, इट सेज दैट द चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द इंटीग्रल टाइम्स द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब आगे आप लिख सकते हो मैथमेटिकली उसके बाद ये सारी बातें लिख सकते हो। Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, Q इज चार्ज वेयर Q इज चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, एंड n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, n मस्ट बी इंटीजर लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। आगे लिखनी है ये दोनों बातें, Q मे और मे नॉट बी इंटीजर। प्यारे जवानों, इसके बाद आप स्टार लगा के एक चीज लिख सकते हैं जो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करी, मैंने समझाने के लिए मैंने पहले लिख दी थी लाइन, यहाँ पे आप लास्ट में लिख लेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दिस इंप्लाइज दैट इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज। ऑलरेडी पता है ये बात, नहीं लिखने के लिए फालतू डेटा कलेक्ट ना करें, ऑलरेडी पता है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं पहले।
क्लियर है? तो आई होप आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझ में आया। घबराओ मत, अभी तो शुरुआत है। अभी तो मैं इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला हूं। हम यहाँ पे जोर दे रहे हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज जब भी आएगा क्वांटाइज्ड होगा, क्वांटाइज्ड होगा। लेकिन मैं थोड़ी देर बाद आपको ये भी बताऊंगा कि कभी कभी हम इसको इग्नोर भी कर देंगे। लेकिन उससे पहले एक बार ये चीज़ तो अच्छे से बैठा दूँ दिमाग में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब आई होप समझ गए। लेकिन अभी इस बात को और पुख्ता करने के लिए और पक्का करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं आपके सामने। आपको ये बताना है कौन सा चार्ज पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो पहले जानो एक बार मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझाने के लिए कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लिखे मैंने, नन्हे नन्हे एग्जांपल्स हैं, आपको खुद करना है, फिर आगे वीडियो देखनी है। ठीक है, तो एक बार इन सबको लिख लेना आप लोग और सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, ये बताना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज पॉसिबल है। इनमें से जो लिखा है, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ गिवन डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो कितना चार्ज आ सकता है ये अपने को बताना है। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लो। सारा कॉलम में दे रखे हैं, सारे ध्यान रखना। क्लियर है? तो कर लिया ट्राई, शुरू करते हैं डिस्कस करना। ठीक है, तो भाई साहब ये पहला है। अब जरा इसके बारे में बताओ भाई, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, सच्ची बताओ पॉसिबल है। चलो मान लिया, कैसे है पॉसिबल? प्रूफ क्या है कि आप कैसे कह सकते हो कि ये पॉसिबल है। ध्यान रखना बेटे, पेपर में अभी हमें जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जितने भी मैं आगे हर बार लिखूंगा, उत्तर मिलाना अपना मकसद नहीं है। आप हर एक को तसल्ली से समझो हर एक को, ताकि आप उसको यूज करके आगे पेपर के टाइम पे कर पाओ। ठीक है, तो पहले जवानों आपको लॉजिक पता होना चाहिए। यस इट इज पॉसिबल, लेकिन कारण बताओ। क्या? थोड़ा जोर से बोलो। दूर हो ना यार, कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलो कारण बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, लेकिन चलो वैसे बताओ आप। भाई साहब क्या बोला आपने? एन निकालेंगे, बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए हम हर एक बार Q इक्वल टू एन इंटू ई का कंसेप्ट लगाने वाले हैं। यहां पर जो Q की वैल्यू है, जो चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट है, वो हमें हर एक क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास Q की वैल्यू गिवन है, हमें E मालूम होता है ऑलरेडी। E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमें ऑलरेडी मालूम है, ये गिवन है, ये हमें मालूम है। हम क्या निकालेंगे? N। और यदि n इंटीजर आ गया, यदि n आ गया है कोई इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ देना अभी, तो हम कहेंगे साहब पॉसिबल है। और यदि इंटीजर नहीं आता है, इट इज नॉट इंटीजर, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है, याद रखना। जब भी कभी चेक करना पड़ेगा ये काम आएगा। आप भाई ये छोटी छोटी जो बातें बता रहा हूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप अपने दिमाग में फिट बैठाते चलें। आप देखोगे एक वक्त के बाद आपको प्रॉब्लम आनी बंद हो गई है फिजिक्स में। ये बहुत की पॉइंट छोटे छोटे हैं, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको इग्नोर नहीं करना है, तो हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है। तो जब आप इस क्वेश्चन में आप Q की जगह ये लिखेंगे, यहां पर E की वैल्यू हमें मालूम है, N की वैल्यू निकालेंगे, N की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब साहब ये पॉसिबल है। जरा इसके बारे में बताओ ना भाई। अरे भाई साहब बताओ तो। भाई Q की जगह वैल्यू रखनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻18 इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। भाई साहब ये 1.6 तो निपट जाएगा, ये 10⁻⁻19 नीचे आने वाला है, वो कटेगा तो नीचे 10⁻⁻1 बचेगा, जो ऊपर जाएगा और उनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 10 आ जाएगी। और जवानों 10 इंटीजर वैल्यू होती है क्या? यस इंटीजर वैल्यू है। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है, तो साहब ये भी पॉसिबल है। सेम चीज इसके लिए अप्लाई करनी है। अब आपका मन कर रहा होगा जी अब क्या अप्लाई करें, अब तो हम देख के बता देंगे। सच बताओ मन कर रहा है कि नहीं? भाई यदि आपका मन इस तरह से कर रहा है, उसको कंट्रोल करो, उसको रोको। वो बिल्कुल गलत रास्ते पे जाने वाला है, उसको रोक लो। अभी उस पे लगाम लगा लो। अभी लगाम नहीं लगाओगे तो गड़बड़ होने वाली है जवानों। तो प्यारे जवानों, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये वाले हर एक क्वेश्चन के लिए आपको हर बार वही लगाना है। तो इसके लिए भी जब आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे, भाई देखो आपको करना है वो। ठीक है, तो आप ये पाएंगे कि अब ये वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ -20 आएगा, या -19 है तो ऊपर -1 बचेगा। मतलब n की वैल्यू आएगी 0.1। इट इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब मुझे बताओ साहब ये क्या है? ये पॉसिबल है क्या?
भाई साहब काहे की जल्दबाजी करते हो, जरा इसको देखो, इसको देखोगे तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 1.6, 1.6 तो है ही नहीं है, देखो हाँ गलती तो नहीं कर गए थे, इसमें पॉइंट नहीं लगा रखा मैंने, इट इज 16। तो भाई साहब 16 गुना 10 की पावर माइनस 18, ये क्यू की वैल्यू है, इक्वल टू एन इंटू ई की वैल्यू यहां लिख दोगे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, जवानों ये कट जाएगा माइनस 18 से माइनस 19 और यहां बचेगा 10 की पावर माइनस 1, जो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा +1। तो मेरे प्यारे जवानों कुल मिलाकर 100 आएगी इनकी वैल्यू जो इंटीजर है, इसका मतलब साहब ये पॉसिबल है। अब यदि यहां पर हम वैल्यू निकालना चाहें, अब आप बताइए भाई साहब अब क्या करें, अरे भाई साहब करना क्या है, हर एक बार यही करना है। अब इस केस में यदि आप कर रहे होंगे तो यहां पर आप n की वैल्यू को निकालेंगे, तो n की वैल्यू कितनी आने वाली है, q कितना है 8 गुणा 10 की पावर माइनस 20 और ये है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। ये कट जाएगा, कटेगा तो क्या बनेगा भाई साहब 10 की पावर माइनस 1 और ये डेसिमल यहां से हटा के मैंने यहां शिफ्ट कर दी 0, 16 पंजे 80, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 1 मतलब 0.5। इट इज नॉट एन इंटीजर माय डियर, ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को चेक करना है जवानों। जब इस केस में आप सोल्व करेंगे तो ये है 32 गुणा 10 की पावर माइनस 18, तो ये देखो इसका 2 गुना है, पॉसिबल हो जाएगा, तो ये पॉसिबल है। अच्छा ये कोई पूछेगा तो पॉसिबल है क्या, ये एक्चुअल में कितना है पता है आपको, ये एक्चुअल में 8 की वैल्यू को इधर ले आओगे डेसिमल की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 8 गुणा में 10 की पावर, जब डेसिमल इधर आएगा तो पावर माइनस है और बढ़ा दो भाई -21, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ आएगा 8 गुणा 10 की पावर -21, करके देखो ना भाई अपने, हम ऐसे तो कह नहीं सकते। तो भाई साहब यहाँ -21 आएगा, तो ये कटेगा 19 से -21 तो -2 बचेगा और ये ऊपर 5 तो 0.05, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इस केस में पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब बात आती है इसकी, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो n आएगा अगेन इट विल नॉट बी इंटीजर, इट विल बी इन द फ्रैक्शन, ये इंटीजर नहीं आएगा और साहब ये इंटीजर नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जवानों अब आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है, तो जो चार्ज जिसके बारे में कहा गया है कि साहब इसको चेक करो, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा Q, E की वैल्यू हमें मालूम है और N की जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा कभी कभी आपके मन में कंफ्यूजन क्या आ सकता है, लेट अस से उस पर ये चार्ज आ जाता है कि बताओ जी ये पॉसिबल है कि नहीं, आगे माइनस लगा दिया। अब आपके मन में सवाल आता है जी इस माइनस को लेके सोल्व करें कि माइनस के बिना सोल्व करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। आप माइनस को लेके सोल्व करोगे तो क्यू की जगह क्या लिख दोगे, माइनस का 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। अब ये जो माइनस है ये तो आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है कि माइनस का मतलब है कि नेगेटिव टाइप का चार्ज है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए होंगे, इसका नंबर से कोई लेना देना नहीं आना, ठीक है। तो आप इसको बेसिक से इग्नोर करें, या फिर मान लो यहाँ पे चार्ज का साइन पुट कर रहे हो तो ई के लिए भी साइन पुट कर दो n की वैल्यू, तो आंसर अपने आप ही बन जाना है। फिर आप कहोगे जी कभी तो ई का साइन पुट करना है कभी तो नहीं करना, तो इस दुविधा को हटाने के लिए जब आप n की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो बेटर है कि इसका साइन यूज ना करो यदि आपको कंफ्यूजन है तो। लेकिन यदि आप साइन यूज कर लेते हो तो फिर आपको रूल बना के याद रखना पड़ेगा कि नेगेटिव यहां पे यूज कर रहे हो q के लिए, तो फिर q का रिश्ता आप बेटर है कि q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई याद रखो कि जब Q नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव वाला यूज करो, Q पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला यूज करो। मतलब Q की वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है तो फॉर्मूला ये बन जाएगा हमारे पास, और Q की वैल्यू पॉजिटिव में दे रखी है तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो जब Q की वैल्यू नेगेटिव होगी, एक नेगेटिव इधर होगा तो आपस में कट जाएंगे। जब Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इधर भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, इधर भी पॉजिटिव होगी, तो अपने आप n की वैल्यूज निकलने वाली है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है जवानों, बड़ी समझ की बात थी, आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, उसके बाद मैं क्वांटाइजेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं वो सब चीजें कराने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं कि मैक्रोस को एक स्टेटमेंट लिखी आती है। क्या लिखी आती है आप अभी लिख लो, स्टार लगा के, स्टार लगाओ और लिखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इग्नोर्ड
इग्नोर्ड जो लिखा है ना मैंने उसको डब्बे में डालो ताकि हाईलाइटेड हो जाए कि इट इज इग्नोर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस इग्नोर्ड एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक MACRO, मैक्रो, इट इज नॉट माइक्रो, ओके, इट इज मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करेंगे। कारण क्या है अभी समझाता हूं, एक बार इसको मिटा लेता हूं। अब एक छोटी सी बात को आप मुझे बताना, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, लेट अस से आपका मन किया, आपने कहा कि मैं मम्मी गाड़ी खरीद के लानी मेरे को, मम्मी ने कहा ठीक है खरीद ला, मेले में से नहीं सच्ची में, ठीक है? तो आपका मन किया, आप गाड़ी ले आए। मान लो गाड़ी जो खरीद के लाए वो 5 करोड़ 10 पैसे की है। दोबारा बोलूं 5 करोड़ 10 पैसे की है। आप कहोगे जी 10 पैसे क्यों, चलो छोड़ो, 5 करोड़ 1 रुपए की है। आप कहोगे जी 1 रुपए, भाई ये कंपनी की प्राइस है, कंपनी ने जो सोच समझ के रखा अपने हिसाब से अपन क्या करें। 5 करोड़ 1 रुपए की आपने गाड़ी ली, आप गए शोरूम में, आपको पसंद आ गई, आपने कहा जी गाड़ी चाहिए, उन्होंने कहा साहब ये तो 5 करोड़ 1 रुपए की है। अब कैश वो लेते नहीं है, चेक देना है और चेक डालना है सॉफ्टवेयर में, सिस्टम में, कंप्यूटर में, और उसमें तो एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी उसी से बात बनेगी। तो डेफिनेटली आपने भी टेंशन नहीं लिया, 1 रुपए कोई बात नहीं, आप डेफिनेटली 5 करोड़ का काटते तो भी क्या पता कंपनी वाले मान जाते, आप भी मान जाते। लेकिन फिर भी आपने कहा रूल इज रूल, आप बड़े उसूलों के पक्के हैं, आपने 5 करोड़ 1 रुपए में गाड़ी खरीद ली। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब आप घर ले आए उसको, तो आप घर वालों को क्या कहेंगे कि गाड़ी कितने रुपए की लेके आए हैं आप ये कहेंगे कि 5 करोड़ की लेके आए हैं। आप हर बार ये नहीं कहेंगे 5 करोड़ 1 रुपए की, 5 करोड़ 1 रुपए की, ऐसे नहीं बताएंगे। आप जिसको बताएंगे आप कहेंगे 5 करोड़ की आती है। जैसे अक्सर ऐसा होता है, लिखा होता है प्राइस इज 99 रुपीज, आप नहीं बताते कि साहब 99, आप राउंड ऑफ कर देते हो, 100 की है साहब, है ना, नॉर्मली हम करते हैं। लेकिन मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। लेटेस्ट से जवानों, आपके पेन की रिफिल खत्म हो गई, पेन की रिफिल खत्म हो गई, आप दुकान पे चले गए। जनरली वो रिफिल आप यूज करते हो, वो 1 रुपए की रिफिल आती है, 1 रुपए की रिफिल आती है। लेकिन अब आप गए, लॉकडाउन का टाइम है, आपने कहा कि भैया रिफिल चाहिए, शॉपकीपर ने आपकी शक्ल देखी, फिर कहा अच्छा तो हाँ बोले भाई साहब 2 रुपए में लगेगी। यार ये कैसे, 1 रुपए की रिफिल है आप 2 रुपए में दे रहे हो। आप वही बंदे हो, आप 1 रुपया एक्स्ट्रा दे सकते हो गाड़ी खरीदने के लिए, लेकिन अब रिफिल खरीदने के लिए जब उसने 1 रुपया हमसे मांग लिया एक्स्ट्रा, तो हमें पता चलता है कि उसने हमें लूटा है, उसने हमें लूट लिया है, 1 रुपए एक्स्ट्रा लिया है, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, राइट। लेकिन जब एक बड़ी वैल्यू थी, 5 करोड़ वैल्यू थी, उसके कंपैरिजन में वो 1 रुपए इतनी छोटी वैल्यू थी कि हमने उसको तवज्जो नहीं दी। प्यारे जवानों, कुछ ऐसा ही अंतर है माइक्रोस्कोपिक लेवल में जब चार्ज की बात होती है उसमें, और मैक्रोस्कोपिक लेवल में जब चार्ज की चर्चा होती है उसमें। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब यह है कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है वो कोई बहुत बड़ी अमाउंट में नहीं होता, बल्कि छोटी अमाउंट में होता है। तो जब छोटी अमाउंट में चार्ज का ट्रांसफर होता है तो हम Q इक्वल टू N इंटू E का फॉर्मूला लगाते हैं, और Q इक्वल टू NE का फॉर्मूला लगाने के बाद N की वैल्यू एग्जैक्टली यदि इंटीजर नहीं आती तो हम कह देते हैं साहब ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये 1 नंबर की झूठी और फ्रॉड वैल्यू दी है आपने, इसको आप सुधार के दीजिए, राइट, ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन यदि यही बात एक मैक्रोस्कोपिक लेवल के चार्ज के लिए हो जाए, मतलब उस समय जब चार्ज की बहुत बड़ी वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड है, मान लो n जो है, छोटे वाला n जो हमने ले रखा है रिलेशन में, वो n जो आया है, जो इस रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं, Q इक्वल टू N इंटू E की, तो इसमें जो n आया है, लेट अस से दिस n इज वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर। मान लो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9.3। अब आप यहां पे डेफिनेट सी बात है कि इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसको चार्ज दिया था वो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल वैल्यू। लेकिन फिर आप क्या कहोगे, अरे यार राउंड ऑफ करके लिख दिया होगा उसने, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है n का, तो n का बहुत नंबर बड़ा है, इसलिए हमें कैलकुलेशन पर्पज से, मान लो इसको सोल्व करते हैं तो एक राउंड ऑफ वैल्यू आती है q की,
यदि हम 0.3 के साथ करते हैं तो राउंड ऑफ नहीं आता, उसके साथ डेसिमल लगाना पड़ता है। तो हम कहेंगे यार, जैसे मैंने आपको बताया ना 99 है तो हम राउंड ऑफ करके 100 बोल देते हैं कभी कभी। मान लो 999 है तो राउंड ऑफ करके 1000 बोल देते हैं। सेम ऐसा ही हमने यहां किया। ये एक बड़ी वैल्यू थी, डेफिनेटली ये वैल्यू एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं ये पॉसिबल हो जाएगी, नो, डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू ऑफ चार्ज थी तो हम ये मान लेंगे कि यार चार्ज कोई बात नहीं, उसने राउंड ऑफ करके दे दिया होगा। इस वजह से हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के पर्पज से, सिर्फ अपनी सहूलियत देखने के लिए हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हैं। याद रखना, क्वांटाइजेशन इज वैलिड बट वी इग्नोर इट जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी। याद रखना मेरी बात को भाई। एक छोटी सी बात मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा कि यदि कोई आपसे ऐसी वैल्यू दे दे, एक बार n की वैल्यू ये दे दे, एक बार n की वैल्यू ये दे दे, और फिर आपसे कहे कि बताओ कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, डेफिनेटली आप ये कहोगे इट इज पॉसिबल एंड इट इज नॉट पॉसिबल। जब वो n के लिए फ्रैक्शनल वैल्यू दे रहा है, डेफिनेटली उसका इंटेंशन क्या है वो उसके बोलने के अंदाज से, मतलब क्वेश्चन पूछने के अंदाज से आपको पता चल जाएगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, काम की बात जो है वो ये है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हमें कभी कभार, मतलब कभी कभार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम इग्नोर करते हैं। मैं स्ट्रेस दे रहा हूं इग्नोर वर्ड पे। इसका मतलब ये नहीं कि वहां फॉलो नहीं होता, फॉलो होता है, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए, मैंने बताया ना, आप गाड़ी 5 करोड़ 1 रुपए के लेकर आए हो, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि 5 करोड़ 1 रुपए, आप अपनी सहूलियत के बोलोगे 5 करोड़ की है भाई। आप 1 रुपए पे स्ट्रेस नहीं डालोगे, डेफिनेटली वो आपके अकाउंट से कटे हैं तो वो उससे वो अमाउंट पे करी आपने, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे, राइट? तो प्यारे जवानों, वैसे ही बात हम यहां कर रहे हैं। तो अब आप स्टार लगा के जो आपने स्टेटमेंट लिखी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इग्नोर्ड एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल, उसका रीजन लिखें। रीजन क्या है? रीजन ये लिखेंगे, बिकॉज एट मैक्रोस्कोपिक लेवल the value of charge is large, the value of charge is large, या amount भी लिख सकते हो, it is large. This implies that and number of electrons transferred will also be very large, ये भी बहुत बड़ा होगा साहब, ये भी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड विल आल्सो बी वेरी लार्ज, एंड बिकॉज इट इज वेरी लार्ज नंबर, सो इट विल नॉट मैटर, ये मैटर ही नहीं करेगा, इट विल नॉट मैटर वेदर इट इज इंटीजर और नॉट। ये इंटीजर है कि नहीं है, ये मैटर नहीं करेगा, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी। सो फॉर सिंप्लिसिटी वी जस्ट इग्नोर वेदर एन इज इंटीजर और नॉट। बात समझ में आई? क्योंकि कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मेरे प्यारे जवानों, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वैलिड तो होता है हर बार, लेकिन कई बार लेट अस से इस वैल्यू के कोरस्पोंडिंग यहां पर जो चार्ज आना था, लेट अस से कुछ भी वैल्यू आनी थी, लेकिन उसमें मान लो थोड़ा सा फ्रैक्शन आना था, मान लो वैल्यू लिख दी, कुछ भी लिख रहा हूं मैं ऐसे ही 12.0001 आना था, तो आप कहोगे यार इसको कौन बोलेगा यार, इग्नोर इट, जस्ट लाइक 12 लिख दो। क्लियर है? तो मेरे प्यारे जवानों, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, और क्वांटाइजेशन को इग्नोर हम कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो उसके पीछे का कारण है सिर्फ हमारी कैलकुलेशन की सहूलियत को देखना, बस और कुछ नहीं। ठीक है? वही 1 रुपए का नुकसान आपको 5 करोड़ रुपए की गाड़ी ली थी, तब भी आपने 1 रुपया एक्स्ट्रा पे किया था, और जब पेन की रिफिल पे की थी तब भी आपने 1 रुपया एक्स्ट्रा पे किया था प्यारे जवानों। लेकिन जब रिफिल पे करी थी उस समय आपने उस दुकानदार को कह दिया था कि इसने तो हमारे साथ धोखाधड़ी करी है, और वाकई वो धोखाधड़ी है, क्योंकि वो बहुत छोटी अमाउंट के कंपैरिजन में बहुत बड़ी अमाउंट मतलब गद्दारी के ले रहा हो, ठीक है। लेकिन गाड़ी के केस में हो सकता हो मन से एक्स्ट्रा ले रहा हो 1 रुपया, लेकिन वहां पर आपको वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं लगती है। सेम इसी तरीके से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के साथ भी है। प्यारे जवानों, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में मैं क्वांटाइजेशन के न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, मजा आने वाला है आपको। तो भाई साहब, अगली वीडियो इसकी तुरंत बाद देख लीजिए, मजा आ जाएगा। हाँ, तो फिर मिलते हैं, तब तक फिजिक्स पढ़ो, मौज करो, गुड बाय एंड टेक केयर।